क्योंकि यहाँ बात हो रही है एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे को हार्म हो रहा है। जैसे हमें अगर मच्छर काटे तो मच्छर के लिए तो बेनिफिट है भैया, खून पी के मोटा हो जाएगा, एकदम ताजा ताजा मच्छर आपने देखा होगा कभी। और गलती से अगर आप उसको मार दें तो वो दिखाता है कि आपका बी पॉजिटिव ग्रुप ब्लड ग्रुप उसके अंदर भरा हुआ है ना। तो ये वो वाला रिलेशनशिप है, इसको पैरासाइटिसिज्म कहेंगे। पैरासाइटिसिज्म कहेंगे यानी परजीविता है ये सामने वाले को हार्म हो रहा है लेकिन आपके मजे आ रहे हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, इंसान भी होते हैं पैरासाइट्स जैसे, है ना। वो दूसरों का खून पी के खुश होते हैं, उनका जीवन दूसरों के खून से चलता है। तो म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों एक दूसरे का बेनिफिट कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे के लिए जीवित रख पा रहे हैं एक दूसरे को। कंपटीशन तो फिर आपको पता ही है। पैरासाइटिसिज्म यानी परजीविता, डी ऑप्शन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हम देख पा रहे हैं मच्छर है। ये पैरासाइटिसिज्म यानी परजीविता का जो रिश्ता है, यानी पैरासाइटिसिज्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, यानी दो जीवों के बीच का रिश्ता, वेर इन वन ऑर्गेनिज्म, जो एक जीव है जहां पर वो क्या है, पैरासाइट है, खून चूसने वाला है, थ्राइव्स एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, द होस्ट। होस्ट क्या है यहाँ, मान लीजिए ह्यूमन हैंड है, तो ह्यूमन क्या बन गया इस मच्छर के लिए, होस्ट हो गया। भैया आओ, होस्ट नहीं होते, घर में बुला रहे हो आप किसी को खाने पर, आप होस्ट कर रहे हो उस टाइम पे, तो आपने अपने घर में बुलाया कि लो बेटा खून पियो, है ना, वेम्पायर के जैसे। और मच्छर क्या है यहाँ, पैरासाइट बन गया। तो ये पैरासाइटिसिज्म है, परजीवी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अलग अलग, है ना। ये सिर्फ एक उदाहरण है ह्यूमन वाला, करेंगे इंग्लिश पेडागोजी भी, डोंट वरी यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी। आगे एक और चीज है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। तो ये पैरासाइटिसिज्म म्यूचुअल हो गया, दोनों का फायदा हो रहा हो। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बगुला है और ये बफेलो है, इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये भी याद रखना है, इस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इस बार इसके आसपास का क्वेश्चन दे दिया। तो बाकी के ऑप्शंस भी हमें पढ़ने हैं। जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वही जो सही है उसी पे नहीं, बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। कोई कह रहा है जैसे कि हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारा खून पी खुद खुश रहते हैं, और आप भी वैसे ही उनकी नजरों में होंगे, है ना। यही तो मजेदार है, ह्यूमन नेचर देख रहे हो, जो हर इंसान को लगता है उससे बेहतर कोई और नहीं है दुनिया में, है। चलो खैर, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 6, एंडेमिक स्पेसीज यानी विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। अब जिसने हिंदी में पढ़ा है इस क्वेश्चन को, तो ये अपने आप बता रहा है जवाब क्या है। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों का मतलब हो गया जो किसी विशेष क्षेत्र में रहती हो, सिंपल बात, नो बकवास, है ना। तो एंडेमिक स्पेसीज क्या है, रेयर है। वो तो भाई रेयर तो फिर एंडेंजर्ड हो जाती है ना, जो वैसे भी दुर्लभ है भाई, खत्म होती जा रही है। ये रेयर मतलब कम पाई जाती है, इस तरह से कह सकते हैं, जरूरी नहीं खत्म ही हो रही हो, वो एंडेंजर्ड कहलाएंगी, जो खत्म होने की कगार पे हो। इम्पोर्टेड स्पेसीज कहीं और से आयात करके ले आए, अभी वो टाइगर वाइगर आए थे ना कहीं से। और स्पेसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, ये बात एकदम सही है। वो प्रजातियां जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, जैसे कंगारू एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते थे, या अभी भी ऐसा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे एक चीज है नील गाय, है ना, वो कहाँ पाई जाएगी, कुछ क्षेत्रों में पाई जाएगी, यूपी के या कहीं स्पेसिफिक रीजन्स में। तो जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं जो प्रजातियां, हर जगह नहीं मिलती, उनको हम क्या कह रहे हैं, एंडेमिक कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है वो है जो भाई खत्म होने की कगार पे हैं, या अभी गायब ही हो चुके हैं कुछ। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं डायनासोर के, जैसे देखिए वो तो लुप्त ही हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विलुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इस तरह का क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, यानी वनोन्मूलन या वनों को काटने से नुकसान क्या क्या है, या कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, प्रभाव क्या पड़ेगा यदि आप जंगलों को काटते रहेंगे, फॉरेस्ट को काटते रहेंगे, तो बताइएगा। कुक विद जन्नत, उनको मेल कीजिए, मेल दिया हुआ है सीटेट वालों ने, अगर ऐसा हुआ है इमेज डिस्क्रिपेंसी या कुछ इस तरह का इशू है, उनको ईमेल कीजिए। ईमेल मैंने बताया था जब सीटेट का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे, या ऑफिस विजिट कीजिए, बिल्कुल जाइए अगर इस तरह कोई इशू है आपके फोटो का या कुछ भी, है ना। कोई कह रहा है बिहार में बहुत है देखिएगा, केवीएस पीआरटी लगभग बाइलिंगुअल मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक शब्द, एक सेम शब्द को 4 बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा। मतलब बाइलिंगुअल मतलब वो भाषा जो जनरली हम समझ पा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। देखिएगा, अगर हम बात करें, ये कहाँ से आवाजें आ रही है भाई, पटाखे फूट रहे हैं बोर्ड से, शाम से चला हुआ है ना क्लास की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है, यानी अगर हम फॉरेस्ट कट करते रहेंगे, पेड़ों को काटते रहेंगे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा।
ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि। आप देख लीजिए, अगर आप गांव जाते हैं तो आपको कई डिग्री टेम्परेचर कई बार कम मिल जाता है। जहां आसपास पेड़ होते हैं जिन इलाकों में, वहां पर क्या है, टेम्परेचर हल्का सा कम होगा बाहर के रोड से, ये बात हम जानते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अगर पेड़ नहीं है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन लेवल ऑफ CO2, हमें पता है भाई पेड़ जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं एनवायरमेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। तो जब अगर पेड़ नहीं है तो CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा, ये बात भी सही है। इंक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, भाई पेड़ के कटने से ग्राउंड वाटर कैसे बढ़ जाएगा, ये तो सेंसलेस बात हो गई है ना, ग्राउंड वाटर तो कम होगा, तो ये भी गड़बड़ है। इंक्रीजेस चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट, यानी प्राकृतिक आपदाओं की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, बाढ़ और सूखा आएगा। भाई नेचर है, नेचर में पेड़ भी उतना ही हिस्सा है जितना आप, बल्कि आपसे ज्यादा जरूरी। तो A, B और D ये सही है, ये कॉन्सिक्वेंस सच में होंगे। C जो है वो कॉन्सिक्वेंस नहीं, ग्राउंड वाटर बढ़ नहीं सकता, कम होगा। तो ABD हम देख रहे हैं, ABD क्लियर सही है, सिंपल ABD ऑप्शन है, ठीक। तो C ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है बात, आप तो पोल 3 दिन पहले हटा देते हो भाई साहब, है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। और फिर भी टाइप करने में 4 साल लगा देते हो, क्या करते रहते हो लैपटॉप में, है बता दीजिए। नहीं बताएंगे, शौर्य के एग्जाम्स खत्म हो गए। मैम एप्लीकेशन में लास्ट में डिवाइस टोकन मांग रहा है, वो क्या होता है, एक बार कॉल करके पता कर लो, नहीं तो मैं बोल दूंगी सोनल, मुझे मेल छोड़ देना। ऐसा कुछ होगा कि मतलब आपने कहीं दूसरे डिवाइस से तो लॉगिन नहीं कर लिया है, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। कोई कह रहा है यू आर निमोनिक क्वीन, अरे बस याद रहनी चाहिए आपको चीजें। और निमोनिक में वो नहीं होता ना, क्या कहेंगे उसको, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा भी बनी रहती है, छिछलापन नहीं होता कि आप एकदम गलत गलत उदाहरण देखिए। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट्स। अगर हम बात करें तो कौन सी बातें या कौन से कथन सही होंगे ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए। तो अब एनसीईआरटी में ठंडे और गर्म रेगिस्तान की बात हुई है कि राजस्थान क्या है, गर्म है। अगर हम लद्दाख की बात कर रहे हैं तो वो कोल्ड डेजर्ट है, वहां ठंडा रेगिस्तान है। अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है हॉट डेजर्ट्स हैव हाई टेम्परेचर व्हाइल कोल्ड डेजर्ट्स हैव लो टेम्परेचर, यानी जो गर्म रेगिस्तान होते हैं वहां पे तापमान अधिक होगा, ठंडे में कम होगा। ये तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल आसान सी बात है भाई, कोल्ड तभी तो कह रहे हैं जब टेम्परेचर कम है, और अगर हॉट है तो टेम्परेचर हाई होगा। यहाँ टेम्परेचर कम होगा, लद्दाख में टेम्परेचर कम है, राजस्थान में टेम्परेचर हाई है, सिंपल बात। बी ऑप्शन है हॉट डेजर्ट्स आर बैटर्ड बाय सन एंड आर सैंडी, कोल्ड डेजर्ट्स हैव आइस एंड स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, जबकि ठंडे रेगिस्तान में बर्फ और हिम से घिरी हुई रहती है। जो धरती है वो ग्राउंड जो है पूरा, जो भी वहाँ आसपास की चीजें हैं वो बर्फ से ढकी हुई होंगी, बिल्कुल फैक्ट है। हॉट डेजर्ट्स आर रेड और ऑरेंज व्हाइल कोल्ड डेजर्ट्स आर ग्रे, ये भी हम देख सकते हैं लद्दाख में क्या है, वो ग्रेश शेड है वहां पे, ठीक कह सकते हैं। और राजस्थान बोल रहा हूँ, राजस्थान में क्या होगा, वहां लाल रंग की रेत या ऑरेंज कलर की रेत आपको नजर आएगी, बात तो सही है। डी ऑप्शन है हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट सेंसेशनल इफेक्ट, यहाँ पर गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, जो आपका ऋतुएं हैं बहुत ज्यादा नहीं बदलती। जैसे आप नॉर्मल एरिया में रह रहे हैं तो अभी बसंत ऋतु चल रही है ना, बारिश का मौसम है, कभी कभी ठंड है, कभी एक बहुत ही अलग अलग यहाँ पे ऋतुएं ज्यादा हैं। वहां कभी थोड़ी बहुत बारिश हुई तो हुई, नहीं तो लगभग एक जैसी स्थिति रहती है, ऋतुएं बहुत ज्यादा नहीं बदलती, हार्श हो जाता है वेदर, ठीक है ना। मैम प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर लगा लो, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा फनी क्लिप, और साथ में देख लो ये नोट्स जो मिल रहे हैं आपको वो पढ़ लो, और जो मैराथन चल रहे हैं वो पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो आंसर क्या है, यहाँ डी गलत है, बहुत ज्यादा ऋतुएं नहीं देखने को मिलती, वेरिएशन नहीं है। ए बी सी, बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। कितने लोग सही दे रहे हैं, 42% लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार अब सो गए, आप कुछ और करने में लग गए हैं, तुम इधर मुंह करके बैठा करो ताकि दिखे तुम कर क्या रहे हो, है ना, सो जाते हो, स्लो साबुन हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान वही रखो ना जो काम कर रहे हो। नेशनल पार्क्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, विच नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। बहुत
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य पार्क बनाए गए कि वहाँ पे जो भी फ्लोरा एंड फौना है वो भी ठीक से रहे। और अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, स्पेशली वाइल्ड लाइफ। अगर यहाँ पे फ्लोरा को साइड भी करते हैं तो हम कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए कि इनको ना तो शिकार किया जाएगा इस एरिया में, ना इस तरह की चीजें होंगी, तो कौन सा नेशनल पार्क जो है वो ओल्डेस्ट है इंडिया में, ये पूछा है।